नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज दुडिया और आज हम आ रखे हैं राजस्थान की लाड़नू विधानसभा में। लाड़नू विधानसभा में भी चुनावी सरगर्मियों को लेकर माहौल तेज हो चुका है, तो उसी की कड़ी में आज हमारे मेहमान है राजेंद्र सिंह जी दौड़िया। सर्वप्रथम तो सर, आपका हमारे वर्चुअल राजस्थान पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं बता दूं आपको, राजेंद्र सिंह जी दौड़िया यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार हैं और मजबूत दावेदार भी बताए जा रहे हैं। आप राजपूत समाज से आते हैं और आप पूर्व में यहाँ की पंचायत के सरपंच भी रह चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा आपका सफर भाजपा में कब से शुरू होता है? देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँ कि मैं जन्म से ही भाजपा की विचारधारा का पोषक रहा हूँ। जब से मैं समझदार हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी के जब मैं पढ़ता था तब भी एक बचपन के अंदर झंडी लगाना, पोस्टर लगाना, बिल्ले लगाना, इस तरह के शौक हुआ करते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी का उद्गम 1980 में हुआ, मेरा जन्म है 1973 का, तो मैं जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का पोषक रहा हूँ। मेरी नस नस में, मेरी रग रग में भाजपा है, मेरे तन मन में भाजपा है। आप कितने वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं लाड़नू क्षेत्र में? देखिए, लाड़नू में मैं 2010 के अंदर प्रत्यक्ष सरपंच का इलेक्शन लड़ा, उसमें हमें जीते। 2015 के अंदर मैं स्वयं सरपंच का इलेक्शन लड़ा, हम जीते। और मैं हमारे मुख्यमंत्री की आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अंदर हमारी पंचायत का सिलेक्शन हुआ, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद में पंचायत समिति का भी ये चुनाव लड़ा, उसमें मुझे विजय मिली। उसके बाद पार्टी ने विश्वास करके मुझे प्रधान का भी सिंबल दिया, लेकिन संख्या के अनुपात में हम कहीं कमज़ोर थे, इससे प्रधान नहीं बना पाए। और पार्टी के संगठनात्मक रूप पे जब भी मुझे पार्टी ने जिम्मेदारियां दी है, चाहे वो सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी हो, चाहे वो सुजानगढ़ के उपचुनाव की जिम्मेदारी हो, चाहे वो खाटू मंडल के प्रभारी की जिम्मेदारी हो, चाहे सशक्त मंडल अभियान के अंदर मुझे कुनकुना और खाटू मंडल की जिम्मेदारी हो, चाहे मैं भी अनवरत रूप से 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के इस नागौर देहात के अंदर काम कर रहा हूँ। जब भी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैंने तन मन से पार्टी की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया और काम किया। सर, लाड़नू की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पिछले चुनाव में 3 पार्टियां रही, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक भी कांग्रेस पार्टी से उगम करते हैं। क्या जो पिछले साल 4-4.5 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें कांग्रेस के कार्य से लोग संतुष्ट है या फिर आप कांग्रेस के कार्यों को किस तरह से आंकते हैं? आप सब जगह जाते होंगे, मेरे अलावा आप भी क्षेत्र में कई जगह गए होंगे, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं आप जाते रहते हो, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 4.5 साल के अंदर कांग्रेस ने अपने इस कार्यकाल को जिस तरह का एक कीर्तिमान बनाने का काम किया। कीर्तिमान 2 तरह के होते हैं, एक तो विकास के होते हैं, एक अच्छाइयों के होते हैं। लेकिन इस सरकार ने अभी अपनी सरदारी की होड़ में पूरे 4.5 साल बिता दिए। इस 4.5 सालों के अंदर कोरोना काल को जनता ने झेला, ये होटलों में थे। गायों के ऊपर आया कहर, लंपी को झेला। इन्होंने क्या व्यवस्थाएं की आप सबके सामने है। महिलाओं पे अत्याचार के अंदर इन्होंने पराकाष्ठा स्थापित कर दी, आप सबको पता है। लूट खसोट भ्रष्टाचार में सचिवालय के अंदर सोना और पैसा मिल रहे हैं, इनके सचिवालय सोना उगलने लग गया। किस प्रकार की पराकाष्ठाएं स्थापित कर रही है हम सब जानते हैं। और तो और तुष्टीकरण के नाम पे इस सरकार ने जो राजस्थान के अंदर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा है, वो ऐसा पहले कभी नहीं था। लाड़नू की पृष्ठभूमि को लेकर आपने सवाल किया। 4.5 साल में यहाँ के विधायक ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिन लोगों ने वोट देके एक युवा विधायक से बड़े सपने संजोए थे, उस विधायक ने यहाँ आके एक बार भी इन लोगों की सुध नहीं ली। और तो और यहाँ पे सरेआम थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पे गोली कनपटी पे एक बंदूक लगा के कार और पैसे लूट ले जाना, महिलाओं के अपहरण हो जाना, गंदे पानी की समस्याओं की तरफ से ध्यान नहीं रहना, बिजली का हाल आपने देख रखा है, तबादलों को अब इन्होंने अपना धंधा के रूप में बना रखा है। जातिवाद का ऐसा गंदा खेल कभी नहीं देखा। न जाने कितनी विफलताएं इनके खाते में जाती है, मैं गिनाऊं तो आप काफ़ी समय लगेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। तुष्टीकरण के नाम पे ये सरकार, आपने देखा होगा कि जब से सरकार बनी है, करौली में दंगे करवाए, मेवात में दंगे कराए, जोधपुर में दंगे कराए, कन्हैया की गला रेत कर हत्या कर देने वाले को, और जिसको बचाव के लिए जो 2 बहादुरों ने उनको पकड़वाया, और उस समय जो कमिटमेंट किए थे कि इनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनको मुआवजा दिया जाएगा, आज उनको जान से मारने की धमकियां दी जाती है। उनके लिए भी ये अपने आप को कहीं भी फिट नहीं बता रही।
उन लोगों पे क्या गुजरती है, कुछ नहीं कर रहे। तुष्टीकरण के नाम पे वोट लेने के लिए इन लोगों ने, यहाँ पे आप देखिए कि किस प्रकार का इन्होंने खेल खेला कि एक जाति विशेष का नाम लेके और एक संप्रदाय विशेष का नाम लेके वोटों को लेना और उसका चेयरमैन बनाना, फिर चेयरमैन को काम नहीं करने देना, फिर भ्रष्ट ईओ को यहाँ लगाना, उसको टेप होने के बाद में वापस लगाना। पता नहीं किस प्रकार की गंदगी फैलाई है, पूछिए मत। मैं क्या कहूँ, मैं शर्म आती है कि ऐसा माहौल। लाडनू में तो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल रही है। यहाँ से हमारे पूर्व विधायक कई बार जीते हैं तो माइनॉरिटी ने हमको वोट दिए हैं, और कई बार ऐसा भी है कि दिए भी नहीं है। लेकिन ऐसा गंदा माहौल कभी नहीं था कि दो संप्रदाय के बीच में ऐसा जहर घोल दिया जाए। ऐसा मैंने पहली बार देखा है। हमने तो ये भी सुना है, एक समय था राजस्थान के अंदर या लाडनू के अंदर कि एक चिड़िया मंदिर में दाना चुग के मस्जिद में पानी पिया करती थी, एक राधा की चुंदरी को सलमा सिया करती थी। इस राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर रसकान कन्हैया की गौरव गाथाएं सुनाया करते थे, उसकी रासलीलाओं का वर्णन किया करते थे। रफ़ी के मुंह से हम रघुपति राघव सुना करते थे। उस प्रदेश और देश के अंदर इस कांग्रेस ने कैसा तांडव मचाया, कैसा माहौल बना दिया, जो बहुत ही शर्मसार है। इन लोगों को कभी ये जनता माफ़ नहीं करेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पूछेंगे तो सब सामने आएंगे। आप जो सर जितने आरोप लगा रहे हैं, तो आप इसका मुख्य रूप से आरोपित किसे मानते हैं? एक तो जो कांग्रेस सरकार की अंदरूनी खले जो अपने 3-4 साल में 2-3 बार होटलों में भाड़ेबंदी देखी उसे, या फिर यहाँ के जो विधायक है उन्हें, आप उन दोनों में से किसको दोषी मानते हैं? यहाँ का विधायक भी तो नूरा कुश्ती का एक अंग है। ये कभी वहाँ सचिन पायलट के मंच पे जाके भाला फेंकने की बात करते हैं, कभी रण भीषण की बात करते हैं। उधर मैं सीएम बनूं, एक को सीएम बनाने के अंदर उस घुड़दौड़ के अंदर ये सेनापति बने हुए हैं, दूसरी तरफ दूसरा पाला बना हुआ है। ये तो पूरा तंत्र ही मिला हुआ है। कभी ये अलग होने की बात करते हैं, फिर एक हो जाते हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष की आप बातें देखिए, एक जिम्मेदारान पद पे रहते हुए इस तरह की घटिया स्टेटमेंट देना जो बिल्कुल ही अशोभनीय है। आप किस तरह का उनका वो चरित्र मानेंगे? कल उन्होंने चूरू के अंदर एक स्टेटमेंट दिया है कि आरएसएस को बिल में घुसेड़ दूंगा। इनको ये नहीं पता है कि आरएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है। एक ऐसा गैर राजनीतिक विश्व का सबसे बड़ा संगठन जो विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई विपदा आती है तो यहाँ के स्वयंसेवक अपना तन मन लेके खून पसीने से वहाँ पे अपने आप को झोंक देता है। ऐसा राष्ट्रवादी संगठन जिसका भारत माता को परम वैभव पहुँचाना ही लक्ष्य होता है, जो न जाने कितने ही विस्तारक, इनको नाम तक नहीं पता कि विस्तारक क्या होता है, इनको अपने खुद के फोन नंबर तक नहीं पता, और एक अपने छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बात बोलते हैं। इसका जवाब चुनाव में जनता देगी। लेकिन सर आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस पे ये भी आरोप लगाया जाता है कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस के प्रतिनिधियों के द्वारा कि आरएसएस है जो एक वर्ग विशेष या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्य कर रही है और धार्मिक सद्भावना जो है उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। आप क्या कहते हैं? आरएसएस के किसी भी पदाधिकारी के मुंह से, आरएसएस के किसी भी स्वयंसेवक के मुंह से कभी आपने तुष्टीकरण की बात सुनी हो तो मुझे बताइए। आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कहीं सामाजिक उन्माद फैलाने का काम किया हो तो आप हमें बताइए। हाँ, क्रिया की प्रतिक्रियाएं जरूर हो सकती है। आप देखिए करौली के दंगों के अंदर जिम्मेदार कौन था? ये क्यों करते हैं ऐसा कि कहीं मुहर्रम निकलता है तो पूरी आज़ादी दे देते हैं, तो रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकने का काम क्यों करते हैं? रामनवमी की शोभा यात्रा में मुसलमान भी शामिल होते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि मुहर्रम निकलता तब हिंदू भी अपने बच्चों को उस ताजिए के नीचे से निकाल कर अपने आप को पता नहीं कौन सी परंपराओं का था, लेकिन ऐसा होता था। ऐसा क्यों हो गया? क्यों इन्होंने बिगाड़ा? बिगाड़ने के जिम्मेदार तो यही है। 60 साल के दौरान इन्होंने ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है जो अपन सोच भी नहीं सकते। जिम्मेदार तो नेचुरल सी बात है यही है। सर आप दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जी, आपके साथ में और भी अनेक दावेदार है जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी भी कर रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम पूर्व विधायक भी है। सर इतने लोगों के बीच में आप संघर्षशील है, तो भारतीय जनता पार्टी आप ही को दावेदार क्यों बनाए? देखिए हमारे पूर्व विधायक रहे, उन्होंने भी इस विधानसभा क्षेत्र का राजस्थान के सदन के अंदर गौरव बढ़ाया। वो सादगी सरलता की एक प्रतिमूर्ति के रूप में इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। ये हम सबका सौभाग्य है। दावेदारी की बात रही, हर एक व्यक्ति का एक एस्पेक्टर होता है, स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं और उसके चलते भी वो मानते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक समय था भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब खड़ी हुई थी, जनसंघ का एक आधारभूत संरचना हमें मिली,
और ये लोग मजाक उड़ाया करते थे कि इस दिए में तेल नहीं, हमारा दिया बाती चुनाव चिन्ह हुआ करता था, तो इस दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। उसका प्रतिकार किस रूप में दिया, उसका जवाब किस रूप में दिया, आप सबके सामने। हमारी पार्टी का जब पौधा 1980 में लगा और एक छोटा सा पेड़ उस समय लगा था, आज विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया। एक जमाना था जब कैंडिडेट ढूंढ ढूंढ के लाया करते थे, गाँव में घुसते समय लोगों का विरोध झेलना पड़ता था। लेकिन आज देखिए कि एक पार्टी बड़ा परिवार, बड़ा वट वृक्ष बन गई है। और जब परिवार बड़ा होता है तो नेतृत्व भी बड़े बड़े सामने आते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जितने भी दावेदार हो पार्टी के लिए तो अच्छी बात है, सभी पार्टी का काम कर रहे हैं। रही बात मेरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे एक इंटरनल डेमोक्रेसी का काम होता है। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई कितने वर्षों से काम कर रहा है, कोई किसी परिवार विशेष से आता है। जैसे कि कांग्रेस के अंदर वंशवाद और परिवारवाद की जो नियम चलता है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखिए कि कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता जो पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जा सकता है, ऐसा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा आपको। एक साधारण कार्यकर्ता जिसका नाम भी सुना नहीं होगा, वो किसी सूबे का मुख्यमंत्री बन सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले तो हर एक व्यक्ति का अपना सपना होता है और वो चाहता है कि मैं इस क्षेत्र के अंदर राजनीतिक रूप से समाज की सेवा करूं, देश की सेवा करूं, प्रदेश की सेवा करूं। तो हर आदमी का अपना एक लक्ष्य होता है। मैं भी उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं, मुझे टिकट क्यों दी जाए। हमारी पार्टी के अंदर जो पार्टी की विचारधारा को साथ लेकर चलने वाला हो, तो जिताऊ हो, जो पार्टी के अंदर अनुशासित सिपाही के रूप में काम करने वाला हो और जनता की जुबान पे हो, जनता जिसको चाहती हो, जनता जिसको जिताए। मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ पार्टी की विचारधारा को प्रत्येक पन्ने, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक शक्ति के अंदर, प्रत्येक मंडल और प्रत्येक हमारे पूरे विधानसभा के अंदर अपनी विचारधारा को जितना मेरे यथा योग्य संभव है वो उसको पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पार्टी के नीति नियमों के आधार पर मैं काम करके और पार्टी के अंदर इस तरह से मैं स्थापित अपने आप को करने का प्रयास करता हूं कि पार्टी इस पर विचार करे। और जरूरी नहीं है कि पार्टी मुझे टिकट दे, लेकिन उनको पार्टी को लगे तो मुझे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से मजबूत होकर रहना पड़ेगा। इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ में हूँ। पार्टी यदि मुझ पर सारे मानकों के आधार पर फिट समझती है और समझती है कि मैं पार्टी का कमल यहाँ खिला सकता हूँ, तो पार्टी मुझे टिकट देगी। और पार्टी टिकट देगी तो मेरी इतनी तैयारी है हर लेवल पे कि मैं पार्टी का यहाँ परचम लहराऊं, इस कमल के फूल को यहाँ पे खिलाऊं। और किस प्रकार से सेवा की जाती है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक इस पद पे जाके किस प्रकार से जनता के बीच में अपने आप को स्थापित कर सकता है, ये मैं अपने हिसाब से दर्शाने का प्रयास करूँ। ऐसा मेरा सपना है। सर, भारतीय जनता पार्टी की टिकटों की बात करें तो एक हवाएं चलती है या एक आम आदमी में एक भावना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट का रास्ता होता है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी और आरएसएस से होकर गुजरता है। आप इस बात को कितना सही मानते हैं? देखिए, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। आरएसएस एक स्वयंसेवी संगठन है, वहां से अच्छे कार्यकर्ताओं को वहां से निवृत्त करके पार्टी के अंदर जरूर भेजा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय सेवक संघ कभी इंटरफेयर नहीं करता। लोग अपने हिसाब से कपोल कल्पनाएं करते रहते हैं, इसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। और जैसा कि गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीति के अंदर अलग अलग चश्मे से अलग अलग लोगों को देखा जाता है और ये स्वाभाविक भी है, मानव स्वभाव है। वो अपने अपने विचार, अपनी अपनी धारणाएं बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। आपको कहाँ से गुटबाजी नजर आई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम सब एक हैं, हमारा नेतृत्व एक है, हम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, और हम सबका नेतृत्व एक झंडा, हमारा झंडा है जहाँ पे ध्वज को गुरु माना जाता है। ध्वज ही हमारा एक ध्वज है, एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, एक मार्ग है, और इसी एक ध्येय, एक मार्ग, एक लक्ष्य के कदम पे चल के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ कोई गुटबाजी और कोई इंटरफेयर नहीं होता। हम हाँ ठीक है, आरएसएस की विचारधारा हमें जरूर मार्गदर्शित करती रहती है और हमें गर्व है इस बात का कि हमारा मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक बड़ा संस्थान है जो राष्ट्रवादी सोच रखता हो और उनके बताए विचारों का अनुसरण करके वो राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहते हैं। इस बात का हमें फख्र है। सर, आप पूछ रहे हो गुटबाजी कहाँ से नजर आई, तो आपके विपक्षियों का ये भी आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक तय नहीं कर पा रही कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या तो हमारा किसी प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ते हैं तो हमारे अलग अलग मानक होते हैं। कई प्रदेशों के अंदर हम मुख्यमंत्री का हमारा नेतृत्व चेहरा तय करता है,
और कई जगह हमारा विधायक दल का नेता वहाँ के चुने हुए विधायक तय करते हैं। ये ऊपर के लेवल का मामला है। इस बात की चर्चा हम एक छोटे लेवल पे करें तो मेरे लिए अशोभनीय होगा। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि इस बात पे आपको जवाब दूँ, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होगा वो बहुत ही सक्षम होगा, सुलभ होगा और सर्वग्राही होगा, सर्वमान्य होगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, अगर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आपको दावेदार नहीं बना के किसी अन्य व्यक्ति के साथ में दावेदारी पेश करती है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में उस व्यक्ति के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर? देखिए, यहाँ व्यक्तिवादी राजनीति होती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्तिवादी राजनीति करता है उसको पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ाती, ऐसा मैं समझता हूँ और आप सबको पता भी है। यहाँ व्यक्तिवाद नहीं, यहाँ राष्ट्रवाद हावी होता है और राष्ट्रवाद के नाम पे, पार्टी की विचारधारा के नाम पे जो चुनाव लड़ता है उसी को पार्टी चुनाव लड़ाती है। यहाँ पे पार्टी कमल का फूल जिसके हाथ में थमाएगी, सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा खुद तो साथ लगेगा ही और उन लोगों को भी साथ देने का प्रयास करेगा जो जानते नहीं हैं कि पार्टी की विचारधारा क्या है। हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक पन्ने पे लगा हुआ है, हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पे लगा हुआ है। सब कार्यकर्ता लग के और कमल का फूल खिलाएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, एक चुनाव एक ऐसा माध्यम है लोकतंत्र का जिसमें जनता आपके एक अपना नेता चुनकर विधानसभा में भेजती है और वहाँ पर उनकी पैर भी करता है, लेकिन वर्तमान समय में पिछले कुछ चुनाव देखे तो ये चुनाव मात्र धनबल और बाहुबल तक सीमित हो गए हैं। अत्यधिक मात्रा में धनबल खर्च किया जाता है और अत्यधिक मात्रा में लोगों के द्वारा बाहुबल के माध्यम से चुनाव माहौल भी बनाए जाते हैं। क्या आप मानते हैं ये चीजें सही है? और अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो इस परिपाटी को जारी रखेंगे या फिर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक लाडनू की बात है, मैं यहाँ धनबल बाहुबल जैसा मेरे सुनने को नहीं आता, देखने को भी नहीं मिलता। और जो धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनाव लड़े या जीते जाते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। पार्टी की विचारधारा जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करना, जनता जनार्दन है। ये बाहुल धन इन सब का कब पलटवार कर दे किसी को पता नहीं लगता, क्योंकि जो अपने व्यक्तिवाद के आधार पर, अपने भुजाओं के बल पर या किसी भी प्रकार से एक थोड़े समय के लिए वो प्रसिद्धि पा सकता है और हो सकता है वो कई बार जुमलों झांसों की बदौलत, जिस प्रकार से पिछली बार झांसे और जुमलों के बल पर थोड़े से अंतर से इन्होंने सरकार बना ली और जनता बहकावे में आ गई। अब जनता बार बार तो बहकावे में आनी नहीं है और इन्होंने जो झांसा दिया, जो बहकावे में जनता आई है, रट लेके बैठी है, भरपूर जवाब देगी और समय थोड़ा बचा है। आप सबको देखने में जल्दी मिलेगा कि किस प्रकार से जनता के साथ छलावा करने वालों का हर क्या है। सर, जनता के तो आरोप ये भी लगते हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसके टिकट की दावेदारी फाइनल होने के बाद में वो चुनाव के समय तो विधानसभा क्षेत्र में रहता है और जैसे ही चुनाव जीत जाने के बाद में विधानसभा तक जब जनता उसको पहुंचा देती है तो वो ना तो विधानसभा में दिखता है ना विधानसभा क्षेत्र में दिखता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। जी सर। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 24 लोकसभा के हमारे सांसद हैं, आप आए दिन अखबार पढ़ते होंगे, आप सोशल मीडिया में भी आप रहते हैं, यूट्यूबर हैं, आप इनको चलाते हैं तो दूसरे चैनल्स भी देखते होंगे। हमारे सांसद, चाहे वो कितना ही बड़ा सांसद हो, कितना ही सीनियर हो, आपको हमारी पार्टी के द्वारा बताए गए प्रकल्पों में काम करते हुए प्रतिदिन नजर आएगा। हमारी पार्टी के हर 3 महीने से सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से जो हमारे मीटिंगें होती है उनमें पूरा का पूरा कुंबा हमारा एक साथ रहता है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का विधायक सांसद हो, मंत्री हो, एक कार्यकर्ता बन के काम करता है। एक उदाहरण बताइए कि आपका वहाँ से जीता हुआ सांसद, आपका वहाँ केंद्रीय मंत्री या आपका विधायक अमुक विधानसभा में अमुक मौके पे नहीं पहुंचा हो। ऐसा मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षित सिपाही जो नेतृत्व करता हो किसी विधानसभा का और वो जनता के बीच में ना रहे, ऐसा संभव नहीं। सर, आपके लाडनू विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो एक लंबे समय से एक राजपूत समाज की विशेष मांग रही थी राजपूत छात्रावास को लेकर और बहुत से एमएलए आए भी, इससे पिछले चुनाव में भी वो मांग रही थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ। क्या आप हमारे माध्यम से या समाजों को, राजपूत समाज को संदेश देना चाहेंगे अगर वो आपको इस चुनाव में आप दावेदारी करते हैं और आप अगर चुनाव जीतते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होकर पार्टी की टिकट की मांग करूं या पार्टी मुझे टिकट दे, ये एक अलग विषय है और एक सामाजिक क्षेत्र की बात करना एक अलग विषय है।
सामाजिक तौर पे समाज की बात करना कोई बुराई नहीं है, और किसी समाज विशेष का प्रतिनिधित्व करना भी कोई बुराई नहीं है। जब एक सामाजिक के आधार पे किसी क्षेत्र का डोमिनेशन तय किया जाता है तो उस समाज की बात करना, समाज की मांग उठाना कोई बुराई नहीं है। और समाज आदमी की पहली सीढ़ी है जहाँ से वो संस्कार प्राप्त करता है, जहाँ से उसको उचित मार्गदर्शन मिलता है, जहाँ से उसके चरित्र का निर्माण होता है। मैं क्षत्रिय उपसंघ का एक अनुशासित सिपाही हूँ और आदरणीय हमारे परम पूज्य तन सिंह जी के और आयुमान सिंह माट साहब के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े हैं, जिन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा, उन्होंने राष्ट्र को भी सर्वोपरि माना है, तो समाज की सेवा को भी नकारा नहीं है। जहाँ जहाँ भी समाज को सामाजिक रूप से यदि मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं यथा योग्य समाज के लिए काम करने का बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास करूँगा, चाहे वो छात्रावास की बात हो, चाहे गरीब छात्रों को पढ़ाने की बात हो। लेकिन ये नहीं है कि मैं सिर्फ समाज की बात करूं। मेरे लिए 36 कौम भी इतनी इम्पोर्टेंट है। हर समाज के छात्रावास बने, हर समाज के बच्चे शिक्षित हों, हर समाज को उसका उचित प्रतिनिधित्व मिले, हर समाज की पैरवी हो, हर समाज को समान दृष्टि से देखा जाए। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे समाज के चिंतकों ने, हमारे समाज के युगदृष्टाओं ने हमें ऐसी शिक्षा दी है, उसका अक्षर से हम पालन करेंगे। समाज के साथ सभी समाजों के साथ में चलने का लेके हमारा ये मकसद रहेगा और एक समाज के लिए सर्व समाज की बात को लेकर चलेंगे। समाज बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है और सारे समाज अपने अपने लिए, अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने सामाजिक नेता के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसका ध्यान रखना भी चाहिए और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। सर, मैं इस कड़ी में अंतिम सवाल लेना चाहूँगा आपसे। मुझे जहाँ तक आपके बारे में जानकारी है, आप पूर्व में बीकानेर रहे और आपके परिवार से आप इतना टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं? आप परिवार को भी और जनता के बीच में समय पर कैसे मैनेज कर लेते हैं समय में? देखिए, समय व्यक्ति के पास बहुत होता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो हमें इस ढांचे में ढाला जाता है, चाहे वो हमारा क्षत्रिय उपसंघ हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो। मैं स्वयंसेवक संघ से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं रहा, लेकिन मैंने संघ पद्धति, संघ सिद्धांत पढ़े हैं। यहाँ पे जब आप के अंदर एक राष्ट्र का भाव हो, राष्ट्रवाद की भावना को लेकर जब आगे बढ़ते हो तो वहाँ समाज, घर, परिवार, ये सब स्थितियाँ गौण हो जाती हैं। यथायोग्य मैं समय निकालता हूँ, बच्चों पे भी ध्यान देता हूँ, सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं ज़्यादातर समय मेरे क्षेत्र में निकालता हूँ जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ, उनकी समस्याओं को संग्रहित कर सकूँ, यथायोग्य इस भ्रष्ट सरकार के चलते चलते भी उनका समाधान करवा सकूँ। इन बेईमानों के बीच में, इन रिश्वतखोरों के बीच में, इन अत्याचारियों के बीच में, इन जातिवादियों के बीच में, हर प्रकार के माहौल में मैं मेरे कार्यकर्ताओं का, हर समाज के कार्यकर्ताओं का और हमारी विचारधारा के प्रतिकूल जो विचारधारा के लोग हैं उनमें भी कभी भेदभाव नहीं रख के मैं उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरसक प्रयास करता हूँ। ये संघर्ष जो आदमी करता है उसमें कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती है, उससे जूझना चाहिए। मैं जूझ रहा हूँ, कभी झुकूंगा नहीं, कभी रुकूंगा नहीं, कभी थकूंगा नहीं। इस कर्तव्य पथ पे अनवरत रूप से चलता रहूँगा और राष्ट्रवाद की भावना का जो सपना हमने लिया है और हमारे पार्टी के जो लक्ष्य हैं, जो पार्टी का लक्ष्य है कि इस भारत माता को फिर से परम वैभव पर पहुँचाएं, एक सोने की चिड़िया कहलाने वाली इस संसार का नेतृत्व करने वाला भारतवर्ष फिर से इस संसार का नेतृत्व करे। उस लक्ष्य के अंदर वो उस गिलहरी की भांति जिसने अपना कर्तव्य निभाया था आराम सेतु बनाते समय, उस गिलहरी के समान काम करके मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। इसी के साथ आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप पधारेंगे, मैं आपको यहीं मिलूंगा अपने स्पष्ट और शुद्ध विचारों के साथ। दोस्तों, आज हमारे साथ थे लाड़नू से विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जी तोड़िया। हम इन्हें आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे अगले मेहमान के इंतजार में।